हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस पर। और आज हम बात करने वाले हैं 22 सितंबर की सभी शिफ्टों में किस टाइप के क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए। मतलब हम आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के आज 22 सितंबर की सभी शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चन आए, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को आज हम स्टार्ट करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 22 सितंबर में क्या क्या पूछे थे। तो फ्रेंड, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा आया था, बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मतलब पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, राइट आंसर आ जाएगा लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कुछ फैक्ट भी आपको मैं बताते जाता हूँ साथ में, कि पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पंजाबी लेखक लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था। तो लाला लाजपत राय से रिलेटेड ये चीज़ भी, उनका जन्म कब हुआ था, 28 जनवरी 1865 को। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना था। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कि क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था। अब सबको पता है कि राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो 3, 4, 5 जिलों ने ही पूरा घेर लिया है, जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर वगैरह, ये आसपास के ने पूरा राजस्थान कवर कर लिया। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हमारा राजस्थान राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया था हमारा, कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, गौतम बुद्ध से क्वेश्चंस पूछ लेता है तो पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सारनाथ। मतलब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको याद रखने, क्योंकि आशीष सर की क्लास में आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे, कुछ चीज़ें डिटेल में भी मिलेगी। तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना है। और वीडियो को फ्रेंड जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, फटाफट, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। फ्रेंड, क्वेश्चन था सारनाथ, हमारा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब हमको आगे पढ़ना है इसमें, कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध लगातार उन 50 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया गांव में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा, तो बिहार के बोध गया गांव में पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। मतलब जो सारनाथ गांव है वो कहाँ पर है, यूपी के बनारस, जिसको आज वाराणसी बोलते हैं, उसके पास एक गाँव था, वहाँ पर सारनाथ गाँव था, वहीं पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, 65। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होगी, रिटायरमेंट की एज पूछी थी, तो कितनी, 65 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, महिला दिवस 2022 का थीम क्या था। फ्रेंड, विषय पूछा है, मतलब 2022 महिला दिवस का थीम क्या था। तो इसमें इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का थीम था जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता के ऊपर था। तो ये दोनों चीज़ आपको इंग्लिश में भी याद रखनी है और हिंदी में भी याद रखनी है। लैंगिक समानता का थीम था हमारा महिला दिवस 2022 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि सारे वीडियो देख लीजिए एक बार, आपके 5 नंबर मुट्ठी में आ जाएंगे। बिल्कुल भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी हर दिन हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। और एक चैप्टर का नाम मैं पहले ही बता दूं, स्पोर्ट्स एंड पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल पढ़ लीजिए, आप घोट लीजिए, 2-3 क्वेश्चन आपके पक जाएंगे हर शिफ्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था, त्रिशूल पूरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड केरल, ठीक है। तो त्रिशूल पूरम केरल के तशूर नामक जिले में मनाया जाता है। यह जिला केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी है। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि त्रिशूर नामक जो जिला है वह केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें हाथियों और केरल के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रमुख भूमिका रहती है। तो त्रिशूल त्योहार केरल में मनाया जाता है और त्रिशूर नामक जिले में मनाया जाता है। इसे केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। ये फैक्ट भी आपको
याद रखना है। रिपीटेड क्वेश्चंस ग्रुप डी दोनों शिफ्टों में। बोडो डोगरी मैथिली संताली को भाषा को कब जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो बोडो डोगरी मैथिली संताली को सर 2003 में जोड़ा गया। फैक्ट देख लो, तो बोडो डोगरी मैथिली संताली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन 2003 के 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया था, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषा को 2003 में। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था इसमें कि फीफा 2022 विश्व कप की मेजबानी कहाँ की जाएगी। रिपीटेड क्वेश्चन है, आशीष सर की क्लास में बिल्कुल मिस मत करना। रिपीटेड क्वेश्चन मारा है आरआरबी ने, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा दोहा कतर, ठीक है। तो फीफा 2022 की विश्व कप की मेजबानी दोहा कतर शहर में की जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, करंट से क्वेश्चन था, पुराने करंट अफेयर से, कि 2021 में बॉक्सिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था। बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला था, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि बॉक्सिंग में 2021 में बॉक्सिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला, तो सिमरनजीत कौर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड माइंड में सेट कर लीजिए, करंट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और साइंस से बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा आरआरबी ग्रुप डी। और मेरे पुराने जितने भी वीडियो जल्दी से आप देख लीजिए, क्योंकि आपके 2-3 नंबर पकने वाले हैं उसमें, क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी उसमें पुरानी शिफ्टों में मैंने कराए हैं आपको। तो 2021 में बॉक्सिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार सिमरनजीत कौर, जो कि लुधियाना की बॉक्सिंग खिलाड़ी है। फ्रेंड एक फैक्ट बता दूं आपको, क्योंकि सिमरनजीत कौर से पूछा है तो ये कहाँ की रहने वाली है, तो लुधियाना की बॉक्सिंग खिलाड़ी थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, कमेंट योर आंसर। आशीष सर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ क्या है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों में चुनाव कितने वर्षों में दोबारा होना चाहिए। कुल मिला के सिंपल बात करूं तो पंचायत चुनाव कितने साल या कितने वर्ष में होते हैं, इसका आंसर आपको पता है। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा था। तो मैं कमेंट करना, आप मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछ लिया है फ्रेंड। हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में, तो मुंबई महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, नगर निगम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फैक्ट है डायरेक्ट आर्टिकल 243। तो नगर निगम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 243। फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन था कि 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया था। 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो नाम याद रखिएगा, साकेत सौरभ, ठीक है। 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साकेत सौरभ को दिया था। अब सर आप साकेत सौरभ के बारे में कुछ फैक्ट बता दीजिए। बिल्कुल, चेन्नई के प्रोफेसर साकेत सौरभ को गणित विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया। तो चेन्नई के क्या एक प्रोफेसर है साकेत सौरभ को, और गणित विज्ञान के लिए इन्हें 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। तो नाम याद रखिएगा, साकेत सौरभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम। अगला क्वेश्चन हमारा नेशनल पार्क से आया था कि चंदोली नेशनल पार्क कहाँ पर है, या चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र में है। अब सर इसके कुछ फैक्ट भी बता दीजिए, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चंस पूछा है तो कुछ रिपीट मार सकता है। तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान भारत में महाराष्ट्र राज्य के सतारा, कोल्हापुर, सांगली क्षेत्रों में फैला एक सार्वजनिक पार्क है, जिसका गठन 2004 में हुआ था, ठीक है। तो सतारा, कोल्हापुर, सांगली क्षेत्रों में फैला एक सार्वजनिक पार्क है, जिसका गठन 2004 में हुआ था। इससे पहले यह 1985 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। तो फ्रेंड ठीक है, इसका गठन 2004 में हुआ, इसके पहले 1985 में 1985 में क्या था, वन्यजीव अभ्यारण्य था। तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान हमारे महाराष्ट्र में हो जाएगा। और कुछ फैक्ट भी आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि कौन सी नदी पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाती है। फ्रेंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन के हिसाब से बता दूं मैं, बहुत सारी नदियां जाती है, लेकिन जनरली मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की 2 नदियों की बात कर रहा हूं मैं। तो कौन सी नदी पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो थोड़ा सा डायग्राम से देख लीजिए आप। ये अगर मैं एमपी का डायग्राम अगर यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पर 2 नदी है, जो कि हमारा ये वाला पोर्शन हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा वेस्ट हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा नॉर्थ हो जाएगा और नीचे वाला हमारा साउथ हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर अनूपपुर से निकलती है नर्मदा नदी और गुजरात के भरूच में अरब सागर में मिल जाती है, मतलब अनूपपुर जिले से निकलती है। और ताप्ती नदी की बात करें तो ये बैतूल के मुल्ताई पर्वत से
बैतूल के मुल्ताई पर्वत से निकलकर पश्चिम में गिर जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम की ओर गिरने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती ऑप्शन में थी, उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और आपको एक छोटा सा मैप बना के मैंने इसमें बता दिया कि किधर से किधर बहती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पूछा था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को, है ना? कब हुआ था बंगाल विभाजन? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। अब कुछ फैक्ट भी देख लीजिए। 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित था। कब था? 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है, प्रभावित था। तथा इतिहास में इसे बंग भंग नाम से भी जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा, आपने बंग भंग आंदोलन, तो इतिहास में इसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि पादप में कोशिका कहाँ पाई जाती है फ्रेंड। तो सिंपल क्वेश्चन था, फैक्ट था, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। तो पादप में कोशिका फ्रेंड क्लोरोप्लास्ट या फिर अपने हरित लवक में पाई जाती थी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड, आपको बताना आंसर कि अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं आपकी कमेंट देखता हूं फ्रेंड और अच्छे से आपके कमेंट को लाइक वगैरह भी करता हूं। तो अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पूछा था हमारा कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। पहला बजट की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट वित्त मंत्री षणमुखन शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947। तो फ्रेंड ध्यान रखा कि भारत का पहला बजट है वित्त मंत्री षणमुखन शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तथा भारत में बजट के प्रणेता जेम्स विल्सन है। कुछ फैक्ट हैं आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड भारत का पहला बजट किसने किया था? वित्त मंत्री षणमुखन शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तथा भारत में बजट के प्रणेता जेम्स विल्सन है। फ्रेंड इसको ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि फैक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। फ्रेंड आज से आपके लिए मैं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट लूँगा जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मेरा आज का टाइटल है, आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। तो फ्रेंड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और डेली आपके लिए क्विज रहेगी जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको आंसर उसका करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे फ्रेंड? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन सेकंड, वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसके द्वारा लिखी गई, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड आज बात रही आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम पेपर एनालिसिस की। 22 सितंबर की सभी शिफ्टों में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए, वो भी जीके जीएस के, वो मैंने आपके सामने रख दिए। एकदम रियल 100% एनालिसिस आपके सामने मैंने कर दिया है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का। और बात रही है 22 सितंबर की सभी शिफ्टों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, ये भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड ये रहे आज के क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।